हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग यानी कि पेल्विस रीजन में। इसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरा स्ट्रक्चर को देखे थे, जिसमें जो भी मेन पार्ट्स होता है उसका नाम जाने थे और हर एक पार्ट को बारी बारी से डील कर रहे थे। जिसमें हमारा पहला पॉइंट था टेस्टिस, और टेस्टिस एक बड़ा पॉइंट हो जाता है, इसलिए बस एक ही पॉइंट पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। आज आगे का जो भी पॉइंट्स है वो सारा पार्ट हम लोग आज डील कर लेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये टॉपिक आज के ही लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट। पिछली क्लास से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। हम लोग टेस्टिस के पूरा स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, तो वहीं से दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको बताना है कि टेस्टिस के अंदर वह कौन सा सेल है जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। उस सेल का नाम बताइए जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि टेस्टिस के अंदर वह कौन सा सेल है जो कि नए बने स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण या भोजन प्रदान करता है। उस सेल का नाम बताना है जो नए बने स्पर्म को भोजन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो दो सेल का नाम बताना है। जो सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है उस सेल का नाम, और जो सेल नए बने स्पर्म को भोजन प्रदान करता है उस सेल का नाम बताइए। आंसर कमेंट करके बताइए। आपके मन में कोई सवाल हो, अगर आप कुछ बात हमको बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम सबका कमेंट चेक करते हैं और आपका कमेंट हम जरूर चेक करेंगे। अगर वीडियो में कुछ सुधार करना है या फिर आप जो भी हमसे पूछना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा करते हैं, पिछली क्लास का कुछ स्लाइड हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे, और फिर ताकि हमको आगे का टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो तो पीछे के क्लास का कुछ हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक स्ट्रक्चर को समझे थे। ये स्ट्रक्चर हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग समझ गए थे कि प्रत्येक मेल में, प्रत्येक पुरुष में दो ओवल स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दोनों जांघों के बीच में स्थित होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं, और इसी टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस से एक नली निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से एक नली निकलकर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यानी कि पेट के अंदर चला जाता है, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। और ये वास डिफरेंस इस सेमेनल वेजाइकल की नली के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, इजैक्युलेटरी डक्ट का निर्माण करता है। ये दोनों साइड का इजैक्युलेटरी डक्ट यूरिथ्रा से जाकर के जुड़ जाता है। ये पेनिस है। पेनिस का अगला फुला हुआ भाग क्या है, ग्लांस पेनिस है। इसके ऊपर का मुलायम सा त्वचा क्या कहलाता है, प्रीप्यूसिया फोरस्किन कहलाता है, जहां से यूरिन डिस्चार्ज होगा, जिस ओपनिंग से वो क्या है, यूरिथ्रल ऑरिफिस या यूरिथ्रल मिटस। ये यहाँ पर दो पीस सेमेनल वेजाइकल है, ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दो पीस कॉपर्स ग्लैंड है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस में बनता है स्पर्म, टेस्टिस से निकल करके स्पर्म जाएगा कहाँ, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से जैसे वो आगे बढ़ने लगता है तो सेमेनल वेजाइकल से, ये दो पीस सेमेनल वेजाइकल है ना, इस दोनों सेमेनल वेजाइकल से सेमेनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड निकलता है। वो सेमेनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड उस नली से आगे बढ़ेगा और स्पर्म के साथ में मिक्स हो जाएगा, और स्पर्म के साथ जब सेमेनल प्लाज्मा मिक्स होता है तो वो क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। ये सीमेन आ जाता है इजैक्युलेटरी डक्ट में, और फिर यहां से आ जाएगा यूरिथ्रा में, और इसी यूरिथ्रा से होकर के सीमेन शरीर के बाहर निकलता है। मेल बॉडी से सीमेन इसी यूरिथ्रल ऑरिफिस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मेन पार्ट क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का,
एक तो हो जाता है टेस्टिस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा हो जाता है एपिडिडाइमिस, फिर हो जाता है वास डिफरेंस, फिर हो जाएगा सेमेनल वेजाइकल, इजैक्युलेटरी डक्ट, फिर जो होगा यूरिथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। इतना सारा पॉइंट बाकी है। तो हम लोग एक पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट को पढ़ चुके हैं, हम लोग एक पॉइंट यानी कि टेस्टिस को पढ़ चुके हैं, बाकी सारा पार्ट्स बचा हुआ है। टेस्टिस को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उस अंग को कहते हैं जहां गेमिट्स का निर्माण होता है। बाकी जितना भी अंग है ये सब कहलाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम उस अंग को कहते हैं जहां गेमिट्स बनता नहीं है, लेकिन कि वो अंग किसी न किसी तरीके से रिप्रोडक्शन के काम में आता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, टेस्टिस हम लोग समझ चुके हैं कि 2 पीस टेस्टिस होता है, स्क्रोटम नाम की एक थैली के अंदर रहता है, उसमें स्पर्म का निर्माण होता है। और अब सेकेंड पॉइंट से हम लोग डील करना शुरू करेंगे, एपिडिडाइमिस से शुरू करेंगे और सारे पार्ट को एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। तो एपिडिडाइमिस से स्टार्ट करना है। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉरी। तो हमारा जो अगला पॉइंट हो जाता है, सेकेंड पॉइंट हो जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस है ना, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस क्या है, एपिडिडाइमिस क्या है समझिए ठीक से। ये है टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनेगा, स्पर्म। 2 पीस होता है, फिलहाल अभी हम एक ही पीस बनाए हैं, यही है टेस्टिस, ठीक है ना। ये क्या है, टेस्टिस। यहां क्या बनेगा, स्पर्म। टेस्टिस से बाहर एक नली निकलती है, टेस्टिस से बाहर एक नली निकलती है, ठीक है ना। टेस्टिस से बाहर एक नली निकलती है और ये काफी ज्यादा कुंडलित हो जाती है, काफी ज्यादा ये नली इस तरह से पूरा कुंडलित हो जाती है, ठीक है ना। फिर ये सीधी होकर के ऊपर चली जाती है। तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, टेस्टिस से एक नली निकलती है और ये काफी लंबी नली होती है। इसकी लंबाई होती है 5 से 6 मीटर। ये जो कुंडलित नली है ना, अगर इसको पकड़ के से खींच दिया जाए ना तो हो जाएगा 5 से 6 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर इतना बड़ा होता है, तो 5 से 6 मीटर काफी बड़ा हो जाएगा। तो 5 से 6 मीटर लंबी ये जो नली है ना, इसी नली को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। लेकिन ये टेस्टिस के पास केवल 4 सेंटीमीटर वाले स्थान में काफी ज्यादा क्वाइल्ड, काफी ज्यादा कुंडलित रहती है और टेस्टिस के बिल्कुल समीप स्थित होती है। हम इसी नली को कह देते हैं क्या, एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस का होता है 3 भाग। एपिडिडाइमिस का हो जाएगा 3 भाग। एपिडिडाइमिस का जो शुरू का भाग होता है, ये शुरू का भाग है, ये शुरू का भाग माना कि यहां से यहां तक इतना सा शुरू का भाग, ये कहलाता है कैपुट। ये कहलाता है कैपुट। एपिडिडाइमिस के बीच का जो भाग होता है ये कहलाता है कॉर्पस और एपिडिडाइमिस का सबसे जो पिछला भाग होता है ये कहलाता है कौड़ा और ये तीनों मिल जाएगा तो ये कहलाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहलाएगा, ठीक है ना, एपिडिडाइमिस कहलाएगा। और एपिडिडाइमिस के पिछले भाग यानी कि कौड़ा से एक नली सीधा ऊपर की ओर निकल के चला जाता है। इस नली को बोलते हैं वास डिफरेंस। ये नली क्या है, वास डिफरेंस। ये क्या है, वास डिफरेंस। सॉरी। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि टेस्टिस से एक नली निकलती है जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है, लेकिन ये अत्यधिक कुंडलित रूप में टेस्टिस के समीप केवल 4 सेंटीमीटर वाले जगह में सेट रहता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा
कुंडलित रहता है, ठीक है ना। कुंडलित रहने के कारण ये 4 सेंटीमीटर वाली जगह में सेट हो जाता है। टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म आता है कहां? इपिडिडाइमिस में। टेस्टिस का काम है स्पर्म बना देना। टेस्टिस बस स्पर्म बना दिया, वो स्पर्म टेस्टिस से निकल करके कहां आएगा? इपिडिडाइमिस में आएगा। और इस इपिडिडाइमिस में आकर स्पर्म 18 से 24 घंटा तक रुकता है। इस इपिडिडाइमिस में स्पर्म आएगा। स्पर्म यहां पर क्या होता है? स्पर्म जो है ना, ये 18 से 24 घंटा रुकता है, ठीक है ना। 18 से 24 घंटा रुकता है। इस दौरान स्पर्म मैच्योर भी होता है, रुकता है। और इस दौरान स्पर्म क्या होगा? मैच्योर होगा, विकसित होगा। इसी कारण से इपिडिडाइमिस को कहा जाता है स्पर्म का संग्रह स्थल। स्पर्म का संग्रह स्थल, इपिडिडाइमिस को क्या बोलते हैं? स्पर्म्स का संग्रह स्थल कहते हैं, है ना, स्टोरेज साइट कहते हैं। एपिडिडाइमिस में चूंकि स्पर्म 18 से 24 घंटा तक रुकता है, इस दौरान स्पर्म मैच्योर होगा, इसीलिए एपिडिडाइमिस को क्या कहेंगे? स्पर्म का संग्रह स्थल कहेंगे। एपिडिडाइमिस को क्या बोलेंगे? स्पर्म्स का संग्रह स्थल, स्टोरेज साइट कहते हैं। बस इतना ही है, एपिडिडाइमिस में इतना ही है। और अब अगला पॉइंट 3 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर अगला पॉइंट हो जाता है 3 नंबर, जो क्या होगा? वास डिफरेंस। क्या होगा? वास डिफरेंस, ठीक है ना। वास डिफरेंस हमको बार बार जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर हमको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस फिगर को हम लोग बार बार देखेंगे। इस फिगर को देखिए, वास डिफरेंस यही समझा देते हैं, इसी फिगर में समझा देंगे। थोड़ा बहुत लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। वास डिफरेंस, हम यहाँ टेस्टिस देख रहे हैं, ये हमको एपिडिडाइमिस भी दिखाई पड़ रहा है। एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से क्या निकला? एक नली, और इसी नली को कहते हैं वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस के पिछले भाग यानी कि कौड़ा से एक नली निकल जाती है, और ये नली ही कहलाती है क्या? वास डिफरेंस। ये चला जाता है ऊपर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और अंदर जाकर के यूरेटर, ये किडनी से आया हुआ नली है ना, जिसका क्या नाम है? यूरेटर। यूरेटर पर एक इस तरह से फंदा बना दिया, इस तरह से जो है ना, यूरेटर पर क्या किया? एक फंदा बना दिया। इसे आगे से गया, पीछे से नीचे आया, फंदा बना दिया। तो ये जो वास डिफरेंस है, ये यूरेटर पर एक इस तरह से फंदा बनाता है और फिर नीचे आता है, और नीचे आकर ये जो थैली है, इस थैली का क्या नाम? सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल से छोटी सी नली निकली हुई है। इस सेमाइनल वेजाइकल की नली और वास डिफरेंस वाली नली दोनों जुड़ जाती है सॉरी, और जुड़ करके एक कॉमन नली का निर्माण कर लेता है सॉरी, इस कॉमन नली को हम कहते हैं क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस और सेमाइनल वेजाइकल की नली आपस में जुड़ जाती है, जुड़ करके एक कॉमन नली का निर्माण करता है। इस कॉमन नली को क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। वास डिफरेंस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। वास डिफरेंस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, और वास डिफरेंस का काम है स्पर्म को एपिडिडाइमिस से ग्रहण करके उसको इजैक्यूलेटरी डक्ट तक पहुंचाना। यानी कि एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से स्पर्म को ग्रहण किया जाता है और उस स्पर्म को पहुंचा दिया जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट के शुरुआती भाग में। तो हम कहेंगे वास डिफरेंस एक नली है, 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली है, एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से निकलती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाकर यूरेटर पर एक फंदा बनाती है, और सेमाइनल वेजाइकल की नली के साथ में जुड़कर किस नली का? इजैक्यूलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। और वास डिफरेंस का काम है स्पर्म को एपिडिडाइमिस से इजैक्यूलेटरी डक्ट तक पहुंचाना। इतना तो थोड़ा सा लिख देते हैं, इसके बारे में। कहाँ गया? वास डिफरेंस, यहां थोड़ा सा लिख देते हैं। वास डिफरेंस क्या है? तो बोलेंगे
वास डिफरेंस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है, ठीक है ना। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा करके एपिडाइमिस के पिछले भाग से निकला, एब्डोमिनल कैविटी में अंदर गया, यूरेटर पर फंदा बनाया, और ये जो वास डिफरेंस है, ये जो वास डिफरेंस है, ये जुड़ जाता है किसके साथ? जुड़ जाता है सेमाइनल वेजाइकल की नली के साथ। किसके साथ जुड़ गया? सेमाइनल वेजाइकल की नली के साथ। और जुड़ करके क्या बनाता है? जुड़ करके ये दोनों को जोड़ दिए तो जुड़ करके ये क्या बनाएगा? जुड़ करके बनाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इसका क्या काम है? वास डिफरेंस का काम है स्पर्म को एपिडाइमिस से ग्रहण करके कहां तक पहुंचाना? इजैक्यूलेटरी डक्ट तक पहुंचाना। अगला पॉइंट यही हो जाएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अगला पॉइंट हो जाता है 4 नंबर में, क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसका क्या नाम है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। हो सकता है कि सेमेनल वेजाइकल हो पॉइंट में। एक बार देख लेते हैं कि इसके बाद का पॉइंट कौन सा था, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना वास डिफरेंस के बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं सेमेनल वेजाइकल है, तो सेमेनल वेजाइकल को डील करेंगे। इसके बाद हो जाएगा सेमाइनल वेजाइकल, 4 नंबर में हो जाएगा सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल। इसके बाद फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट को डील करेंगे, ठीक है ना। सेमाइनल वेजाइकल क्या है, ये सेमाइनल वेजाइकल क्या है, बार बार उस फिगर को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस फिगर को एक बार फिर से देखते हैं कि सेमाइनल वेजाइकल क्या है, ठीक है। सेमाइनल वेजाइकल क्या है? इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक थैली ये वाली, दूसरी थैली ये वाली, 2 छोटी छोटी थैली है। इसी थैली का नाम है सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल 2 छोटी थैली होती है, और इसका जो लोकेशन है, ये जो इसका जो पोजीशन, ये कहां पर पाया जाता है? तो एक्चुअल में ये दोनों सेमाइनल वेजाइकल स्थित होता है इस यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे। यूरिन वाली जो थैली है, इसी को ना बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे पाया जाता है सेमाइनल वेजाइकल। तो लेकिन की फिगर में हम थोड़ा सा बगल में बना दिए हैं ताकि हमको साफ सुथरा दिखाई पड़े। लेकिन ये जो दोनों सेमाइनल वेजाइकल है ना, ये ठीक इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रहता है। तो अगर हम सामने इस फिगर को देखते हैं, अगर रियल में सामने से देखें तो हमको सेमाइनल वेजाइकल नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों सेमाइनल वेजाइकल कहां होता है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है। सेमाइनल वेजाइकल से एक लिक्विड का स्राव होता है, एक लिक्विड का सिक्रीशन होता है। उस लिक्विड को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड 3 जगह से स्रावित होगा। सेमाइनल प्लाज्मा का 60 से 70% हिस्सा सेमाइनल वेजाइकल से निकलता है, 20 से 30% हिस्सा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, 1% बहुत कम मात्रा में 1% कॉपर्स ग्लैंड से निकलता है। तो ये जो सेमाइनल वेजाइकल से जो लिक्विड निकल रहा है, जिसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, वो सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएगा। टेस्टिस में स्पर्म बना, आया एपिडाइमिस में, फिर वहां से गया वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से जाएगा कहां? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। यही नली क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां आया, और यहां जैसे स्पर्म आता है, बस सेमाइनल वेजाइकल से निकल पड़ता है सेमाइनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड, और सेमाइनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड जैसे निकलेगा वो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएगा। स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा दोनों जब मिक्स होता है तो दोनों का मिश्रण कहलाता है सीमेन, और इसी जगह में बन जाता है सीमेन, ठीक है ना। तो सेमाइनल वेजाइकल क्या है? 2 छोटी थैली के समान रचना है, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे पाया जाता है। सेमाइनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड स्रावित करेगा। सेमाइनल प्लाज्मा के 60 से 70% भाग को स्रावित करता है। ये सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ में मिक्स होकर के सीमेन का निर्माण करता है। तो थोड़ा बहुत लिख देते हैं इसके बारे में। सेमाइनल वेजाइकल, ठीक है ना। सेमाइनल वेजाइकल, सेमाइनल वेजाइकल क्या है? 2 छोटी
थैली है, ठीक है ना। कहां पाया जाता है? तो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाया जाता है। क्या स्रावित करता है? सेमाइनल प्लाज्मा का 60 से 70% भाग ये स्रावित करता है। और ये सेमाइनल प्लाज्मा किसके साथ मिक्स हो जाएगा? स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जब स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है ना, तो बन जाता है, क्या बनेगा? सीमेन बनेगा। क्या बन जाता है? सीमेन बन जाता है। जब स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा आपस में मिक्स होगा तो दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है। एक सिंपल टाइप का फिगर भी बना करके हम बता देते हैं। एक सिंपल टाइप का फिगर बना के दिखा रहे हैं कि ये है सेमाइनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड, ये है सेमाइनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड, और इसी में स्पर्म मिक्स हो गया। इसी में ये सब क्या है? स्पर्म है। तो ये स्पर्म जब सेमाइनल प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है ना, तो यही मिश्रण कहलाता है क्या? सीमेन। ये मिश्रण क्या कहला गया? सीमेन। सीमेन में स्पर्म होता है 10%, सेमाइनल प्लाज्मा होता है 90%, ठीक है ना। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? 3 चीज याद रखना है। सेमाइनल प्लाज्मा नाम का जो लिक्विड है ना, उसमें एक होता है फ्रुक्टोज, एक होता है कैल्शियम, एक होता है एंजाइम्स। सेमाइनल प्लाज्मा का केमिकल कंपोजिशन क्या है? क्या क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स। सेमाइनल प्लाज्मा से स्पर्म को क्या फायदा होगा? फायदा यह होता है कि स्पर्म को चाहिए भोजन, स्पर्म को फूड चाहिए, और वो फूड किस में है? सेमाइनल प्लाज्मा में है। क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा में क्या है? फ्रुक्टोज, और यही फ्रुक्टोज स्पर्म का क्या होता है? भोजन होता है। और स्पर्म को क्या फायदा होता है? तो स्पर्म को तैरना होता है। जब स्पर्म फीमेल बॉडी में पहुंचेगा तो फीमेल बॉडी के वजीना में स्पर्म पहुंचता है, वहां से स्पर्म को तैरते हुए यूट्रस से होकर के फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। तो स्पर्म को तैरने के लिए एक लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होती है, और वो लिक्विड मीडियम क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा होता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म को भोजन प्रदान करता है, और फीमेल बॉडी में जाने के बाद स्पर्म को तैरने के लिए एक मीडियम भी प्रदान करता है। तो हम सेमाइनल वेजिकल को समझ गए, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा इजैक्युलेटरी डक्ट। 4 नंबर तक हो गया। 5 नंबर में हम लोग पॉइंट को डील करेंगे इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है ना। इजैक्युलेटरी डक्ट को डील करते हैं। ये इजैक्युलेटरी डक्ट क्या है? देख लें एक बार फिर से उस फिगर को, है ना। फिगर मैं आप सबको बार बार इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि एक्चुअल में ये सब अंग कहां पर पाया जाता है। वास डिफरेंस और सेमाइनल वेजिकल की नली जुड़ गई, और जुड़ करके यहां से यहां तक एक कॉमन नली का निर्माण कर लिया। इसी कॉमन नली को कहते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। 2 पीस छोटी नली होती है। इजैक्युलेटरी डक्ट 2 पीस छोटी नली होती है। इसका निर्माण होता है 2 नलियों के मिलने से। कौन कौन सी नली? एक तो वास डिफरेंस, दूसरा सेमाइनल वेजिकल की नली। दोनों नली के मिलने से क्या बनता है? इजैक्युलेटरी डक्ट बनता है। इसका क्या काम है? इसका काम है स्पर्म को सीमेन के रूप में यूरेथ्रा तक पहुंचाना। यूरिन बाहर आने वाली ये नली है ना, इसी को बोलते हैं यूरेथ्रा। इस नली को क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग है ये, यहां यूरिन की थैली, यहां मूत्र जमा रहेगा, और जब मूत्र का त्याग किया जाता है इसी नली से, यानी यूरेथ्रा वाली नली से मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस नली को बोलते हैं यूरेथ्रा। इजैक्युलेटरी डक्ट के शुरुआती भाग में स्पर्म जब आता है, इधर से जब स्पर्म आएगा तो सेमाइनल वेजिकल से क्या निकल जाएगा? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिक्स हो गया और बन गया क्या? सीमेन।
तो सीमेन यानी स्पर्म बन चुका है सीमेन के रूप में। अब वही सीमेन इस इजैकुलेटरी डक्ट से आगे बढ़ेगा और कहां जाएगा? इस रास्ते में, यूरिथ्रा वाले रास्ते में। फिर वहां से वो सीमेन आगे निकल जाएगा, है ना। तो इजैकुलेटरी डक्ट दो छोटी नली होती है, इसका निर्माण वास डिफरेंस और सेमाइनल वेजाइकल की नली के मिलने से होता है। इसका काम है स्पर्म को सीमेन के रूप में यूरिथ्रा तक पहुंचाना, स्पर्म को सीमेन के रूप में यूरिथ्रा तक पहुंचाना, ये इसका काम है, ठीक है ना। तो इजैकुलेटरी डक्ट में बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में बोलेंगे यह क्या है? दो छोटी नली है। इसका निर्माण किन दो नलियों के मिलने से होता है? एक वास डिफरेंस और एक सेमाइनल वेजाइकल की नली के मिलने से होता है। इसका काम है स्पर्म्स को सीमेन के रूप में कहां तक पहुंचाना? यूरिथ्रा तक पहुंचाना, ठीक है ना। हो गया, बस इतना ही है। अगला पॉइंट हमारा होना चाहिए यूरिथ्रा। हमारा अगला पॉइंट होना चाहिए क्या? यूरिथ्रा। 6 नंबर में एक बार चेक कर लेते हैं यूरिथ्रा है कि क्या है। 6 नंबर में यूरिथ्रा है कि क्या है। 6 नंबर में हम यहाँ देख पा रहे हैं, 6 नंबर में प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है ना। 6 नंबर में पहले प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर कॉपर्स ग्लैंड, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड है। तो 6 नंबर में प्रोस्टेट ग्लैंड को डील करते हैं। 6 नंबर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर 7 नंबर में हो जाएगा, कॉपर्स ग्लैंड। 7 नंबर में हो जाएगा कॉपर्स ग्लैंड्स, या कॉपर्स ग्लैंड को ही कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, है ना। इस दोनों पॉइंट को हम लोग एक साथ डील कर लेते हैं। 6 नंबर में प्रोस्टेट ग्लैंड, 7 नंबर में कॉपर्स ग्लैंड, इसके बाद होगा यूरिथ्रा, फिर होगा पेनिस। प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, उस फिगर को देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड क्या चीज है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड क्या चीज है, देखिए इस फिगर को। यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे एक जो है ना, एक ग्लैंड है, एक अच्छा बड़ा सा ही ग्लैंड है। यूरिनरी ब्लैडर, इसके ठीक नीचे एक ग्लैंड है। इसी रेड वाला जो ग्लैंड है ना, इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ही पीस है, ठीक है ना, ब्रैकेट में 1 भी लिखे हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे में एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके ठीक नीचे 2 और छोटी छोटी ग्रंथि है, ये 2 छोटा छोटा ग्लैंड है। इस दोनों ग्लैंड को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे सेमाइनल प्लाज्मा का 20 से 30% भाग स्रावित होता है। सीमेन बनाने के लिए स्पर्म के साथ क्या चीज को मिक्स करना जरूरी है? सेमाइनल प्लाज्मा को। सेमाइनल प्लाज्मा का 60 से 70% भाग कहां से स्रावित हुआ? सेमाइनल वेजाइकल से। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे भी सेमाइनल प्लाज्मा निकलेगा और वो भी आके सीमेन में या स्पर्म में मिक्स हो जाता है। वो यूरिथ्रा में आया और उसी सीमेन के साथ में मिक्स हो जाएगा। ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, इससे भी लिक्विड निकलता है, इससे भी सेमाइनल प्लाज्मा ही निकलता है। लेकिन कॉपर्स ग्लैंड से सेमाइनल प्लाज्मा बहुत बहुत कम निकलेगा, मात्र 1%, सिर्फ 1% निकलता है। सेमाइनल प्लाज्मा का 60 से 70% भाग सेमाइनल वेजाइकल से निकलता है, 20 से 30% भाग प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, और मात्र 1%, केवल 1% भाग कॉपर्स ग्लैंड से निकलता है। कॉपर्स ग्लैंड से जो निकलने वाला 1% सेमाइनल प्लाज्मा होता है, वो स्पर्म के लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान मेल का जो पेनिस है, चूंकि पेनिस से यूरिथ्रल ऑरिफिस से निकलेगा
सीमेन निकलेगा। तो सीमेन एक चिपचिपा लिक्विड होता है, तो सीमेन में जो चिपचिपापन होता है ना, वो कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से होता है। कॉपर्स ग्लैंड से जो 1% सेमेनल प्लाज्मा निकलेगा, वो पेनिस को चिकना बनाने का काम करता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो हम बोले प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे पाया जाने वाला एक ग्लैंड होता है। इससे सेमेनल प्लाज्मा का 20 से 30% भाग स्रावित होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के भी नीचे कॉपर्स ग्लैंड पाया जाता है 2 पीस, और इससे सेमेनल प्लाज्मा का केवल 1% भाग निकलता है। और ये जो 1% भाग है, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में, मतलब चिकनाहट में हेल्प करता है। लिख देते हैं शॉर्टकट में, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे पाया जाता है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे पाया जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? बस 1 होती है। इससे सेमाइनल प्लाज्मा का, सेमाइनल प्लाज्मा का कितना 20 से 30% भाग स्रावित होता है। सेमाइनल प्लाज्मा का 20 से 30% भाग स्रावित होगा, और ये भी क्या करता है, मतलब स्पर्म के साथ मिक्स होगा, सीमेन बनाएगा। कॉपर्स ग्लैंड क्या है? तो 2 छोटी ग्रंथि, छोटा ग्लैंड है ये, और इससे सेमाइनल प्लाज्मा का केवल 1% स्रावित होगा, और ये पेनिस के लुब्रिकेशन में, पेनिस के लुब्रिकेशन, ठीक है ना, लुब्रिकेशन मतलब चिकनाहट लिख देते हैं, ठीक है ना, चिकनाहट में हेल्प करता है, पेनिस को चिकना बनाने का काम करता है। तो 7 नंबर तक हो गया। 8 नंबर में हो जाएगा यूरेथ्रा, 9 नंबर में हो जाएगा पेनिस। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर है ना, 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है ना, यूरेथ्रा को क्या बोलेंगे? मूत्र मार्ग। ये क्या चीज है? क्या चीज है? देखिए इस फिगर को, यूरिन कहां पर जमा रहेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन इसी नली से न पास करेगा बाहर, शरीर के बाहर, इसी नली को कहते हैं यूरेथ्रा। यूरिन जिस नली से पास करता है उस नली को हम क्या कहेंगे? यूरेथ्रा कहेंगे। इसी रास्ते को बोलते हैं यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा है, इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। इस यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। सब वर्ड लिख देंगे, ठीक है ना। इस यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वह नली है जिससे यूरिन भी बाहर निकलता है और सीमेन भी बाहर निकलता है। जैसे टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, आगे बढ़ेगा, रास्ते में वो सीमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीमेन फिर यहां से, इस रास्ते से, यानी यूरेथ्रा वाले रास्ते से सीमेन भी बाहर आता है, ठीक है ना। तो चूंकि यूरेथ्रा से यूरिन के साथ साथ सीमेन भी, यूरिन के साथ सीमेन नहीं आएगा, मतलब यूरिन भी बाहर आता है और सीमेन भी बाहर आता है, इसीलिए इस यूरेथ्रा को कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ये जो यूरेथ्रा है वो एक बेलनाकार रचना पेनिस के बीचों बीच गुजरता है। पेनिस के बीचों बीच गुजरेगा, और पेनिस का जो टॉप पॉइंट है, यानी कि जो छिद्र है यहां पर यूरेथ्रल ओरिफिस, उसके द्वारा शरीर के बाहर ओपन हो जाता है। ये जो यूरेथ्रा है, इसकी लंबाई पुरुष में, मेल में 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, फीमेल में 4 सेंटीमीटर होती है। चूंकि मेल में इस यूरेथ्रा को एक बेलना का रचना पेनिस के बीचों बीच गुजरना होता है,
इसलिए मेल में यूरिथ्रा की लंबाई ज़्यादा होती है 18 से 20 सेंटीमीटर, लेकिन फीमेल में पेनिस होता नहीं है, इसलिए उसमें फीमेल में केवल 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यूरिथ्रा के 3 भाग होते हैं। यूरिथ्रा को 3 भाग में बांटते हैं। पहला प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यूरिथ्रा का जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, यूरिथ्रा का जो हिस्सा प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से गुजरा, यूरिथ्रा का जो हिस्सा प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से गुजरा, इतना सा यहां से यहां तक, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच यूरिथ्रा का जो हिस्सा गुजरा है वही है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके बाद छोटा सा पार्ट है जहां पर कि दोनों कॉपर्स ग्लैंड की नली आकर के जिस यूरिथ्रा के जिस पार्ट में ओपन हुआ है ना, बस इतना सा पार्ट कहलाता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। इतना सा को क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहेंगे। और उसके बाद इसकी लंबाई केवल 1 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां से ये जो सबसे लास्ट का जो लंबा भाग है ना, इसको बोलते हैं पीनाइल यूरिथ्रा, इसको बोलते हैं पीनाइल यूरिथ्रा। और ये जो पीनाइल यूरिथ्रा है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहेगा, ये पेट के बाहर होता है, लेकिन पेनिस के बीच से गुजरा रहता है। ये बेलनाकार रचना है ना पेनिस, इस पेनिस के बीच से होकर के गुजरेगा। जो हमारा जो बॉडी है उसका जो हमारा जो अंदर का कैविटी है ना उससे बाहर रहेगा, लेकिन कि पेनिस के बीच से होकर के गुजरेगा। और लास्ट में एक छिद्र है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस या यूरिथ्रल मिटस। इसी छिद्र से शरीर से बाहर ओपन हो जाएगा। इस छिद्र से यूरिन डिस्चार्ज के समय यूरिन बाहर आएगा, सीमेन डिस्चार्ज के समय यहां से सीमेन भी बाहर आता है। तो यूरिथ्रा यूरिन बाहर आने वाली एक नली होती है और इसी को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। पुरुष में इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, स्त्री में इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। यूरिथ्रा के 3 भाग होते हैं। शुरू का भाग प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, उसके बाद वाला छोटा सा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और लास्ट का बड़ा वाला पीनाइल यूरिथ्रा कहलाता है। ये सब थोड़ा बहुत करके लिख देते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं। यूरिथ्रा, देखिए यूरिथ्रा क्या है तो बोलेंगे यूरिन बाहर आने वाली नली, यूरिन बाहर आने वाली नली है, ठीक है ना। इसको और क्या कहते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी लंबाई इसकी जो है वो मेल में 18 से 20 सेंटीमीटर और फीमेल में 4 सेंटीमीटर होती है। यूरिथ्रा का कितना भाग? पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा कितना भाग होगा इसका? 3 भाग होगा, ठीक है ना। इसका कितना भाग होगा? 3 भाग होगा। एक सबसे ऊपर वाला कहलाता है, ये जो हम पार्ट्स बता रहे हैं ना, ये मेल के, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना पढ़ रहे हैं, फीमेल वाला एक तो बात आ गया, बस ऐसे आ गया। तो क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ यूरिथ्रा के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहाँ नहीं पढ़ना है कुछ। यूरिथ्रा के बारे में बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो मेल फीमेल दोनों में इसकी लंबाई देख लिए। अब ये जो 3 पार्ट्स बता रहे हैं ये मेल के यूरिथ्रा का 3 पार्ट्स बता रहे हैं। सबसे ऊपर वाला कहलाता है क्या? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। उसके बाद वाला क्या कहला गया? ठीक नीचे का कहला गया मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और सबसे नीचे का जो है लंबा सा वो क्या कहला गया? पीनाइल यूरिथ्रा, पीनाइल यूरिथ्रा, ठीक है ना, पीनाइल यूरिथ्रा। सब के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं।
प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से गुजरती है। ठीक है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा की लंबाई होती है केवल 1 सेंटीमीटर और ये जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है ना, इसमें कॉपर्स ग्लैंड की नली आकर खुलती है। कॉपर्स ग्लैंड की नली खुलती है। ठीक है ना, कॉपर्स ग्लैंड की नली खुलती है। पिनाइल यूरिथ्रा जो होता है इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई हो जाती है लगभग 15 से इसकी लंबाई लगभग हो जाएगी लगभग कितना हो जाएगा 16 से 18 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी इसकी लंबाई होती है, पिनाइल यूरिथ्रा की लंबाई होती है 15 से 17 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हो जाती है 15 से 17 सेंटीमीटर और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहेगा लेकिन कि पेनिस के बीच से गुजरता है। ये पेनिस के बीच से गुजरता है, पेनिस के बीच से गुजरता है। ठीक है ना, और लास्ट में एक छिद्र जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस द्वारा बाहर खुलता है। यूरिथ्रल ऑरिफिस द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है ना, यूरिथ्रल ऑरिफिस द्वारा बाहर खुलता है। ये भी पॉइंट हो गया, यूरिथ्रा हो गया और बस एक पॉइंट बचा हुआ है, वो है पेनिस। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हमारा, वो पॉइंट है पेनिस। 9 नंबर क्या होगा? पेनिस। ठीक है ना, पेनिस। देखिए इस फिगर को एक बार फिर से, इस फिगर को हम लोग देखेंगे पेनिस क्या चीज है। देखिए हम लोग एक तरफ से लगभग सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा बस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, क्या? पेनिस। यूरिथ्रा एक बेलनाकार रचना के बीच से होकर गुजरता है और इसी बेलनाकार रचना को हम कहते हैं पेनिस। ये जो बेलनाकार रचना दिखाई पड़ रहा है ना, इसी बेलनाकार रचना को क्या बोलेंगे? पेनिस कहते हैं। और ये पेनिस मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, मतलब बाहरी जनन अंग है। ये जो पेनिस है ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बाहरी जनन अंग होता है। और इस पेनिस को हम मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। पेनिस को मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब है जो अंग कॉपुलेशन में भाग ले। तो जब मेल का पेनिस फीमेल के वजीना में प्रवेश करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन में भाग लिया मेल का पेनिस और फीमेल का वजीना, तो मेल के पेनिस को हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन और फीमेल के वजीना को कहते हैं कॉपुलेटरी पैसेज। ठीक है ना, चूंकि वह एक पाइप के समान स्ट्रक्चर है तो वहां पर हम बोलते हैं फीमेल के वजीना को बोलेंगे कॉपुलेटरी पैसेज और मेल के पेनिस को बोलेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है ना। अब ये तो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक बेलनाकार रचना है। पेनिस का जो अगला भाग होता है वो फुला हुआ रहता है। पेनिस का जो अगला भाग है, सबसे टॉप पार्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा फुला हुआ रहता है और इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। ध्यान से समझ लीजिए, ये जो पेनिस का अगला जो टॉप पार्ट है वो जो फुला रहता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर मुलायम सा त्वचा होता है। ग्लांस पेनिस के ऊपर मुलायम सा त्वचा होता है, मूव करने योग्य त्वचा होता है। इस त्वचा को हम कहते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन। ग्लांस पेनिस को कवर किया हुआ एक मुलायम सा त्वचा होता है जिसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। और इसी ग्लांस पेनिस के टॉप पर जो है एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस या यूरिथ्रल मीटस। इतना बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो प्रीप्यूस या फोरस्किन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ धर्मों में इस तरह का परंपरा चलते आया है कि एक छोटा ऑपरेशन करके इस प्रीप्यूस या फोरस्किन को रिमूव कर दिया जाता है। प्रीप्यूस या फोरस्किन को सर्जरी द्वारा काट करके हटा दिया जाता है
तो हम इस घटना को कहते हैं सरकमसीजन। अभी सारा वर्ड जो हम बोलते हैं सब हम लिख देंगे, इसको बोलते हैं सरकमसीजन। और मतलब सरकमसीजन का मतलब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस या फोरस्किन। प्रीप्यूस या फोरस्किन को काट करके हटा देना कहलाता है सरकमसीजन। तो कुछ धर्मों में सरकमसीजन कराया जाता है और ऐसा कराने से फायदा ये होता है कि इस पार्ट में इन्फेक्शन का चांस थोड़ा कम हो जाता है। ये वह पार्ट है जहां इन्फेक्शन की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब सूक्ष्मजीवों के आक्रमण का चांस बढ़ता है। इस अंग में कुछ रोग बीमारी, कुछ घाव वगैरह सब होने का संभावना रहता है। लेकिन यदि ये जो प्रीप्यूस है इसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ऐसा पाया गया है कि इन्फेक्शन का चांस कुछ कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका हालांकि इस तरह का रीति रिवाज काफ़ी पहले बना था और उस समय बना था जब सूक्ष्मजीवों का खोज तक नहीं हुआ था। ठीक है ना। लेकिन बाद में आज के समय में पता किया गया कि आखिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा होता होगा तभी तो इस तरह का रूल बनाया गया। तो पता चला कि इसको रिमूव कर देने से, प्रीप्यूस को रिमूव कर देने से इन्फेक्शन का चांस यहाँ पर कुछ कम हो जाता है, सूक्ष्मजीवों के आक्रमण और रोग बीमारी होने का चांस थोड़ा सा कम होता है। तो पेनिस को डील कर रहे हैं। पेनिस एक बेलनाकार रचना है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। यह मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाहरी जनन अंग होता है। यह मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मतलब ये अंग कॉपुलेशन में भाग लेता है। पेनिस का जो अगला भाग है वो फुला हुआ होता है जिसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर मुलायम सा त्वचा होता है जिसको हम प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। प्रीप्यूस या फोरस्किन को काटकर हटाना सरकमसीजन कहलाता है। ठीक है ना। इसको रिमूव कर देना क्या कहलाएगा? सरकमसीजन कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना। अब इसको थोड़ा बहुत लिख देते हैं और फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए ये जो पेनिस है ना, तो इसके बारे में क्या क्या बोलेंगे कि पेनिस जो है ये क्या है? एक बेलनाकार रचना, बेलनाकार रचना है। ठीक है ना। पेनिस क्या है? एक बेलनाकार रचना है। ये मेल का क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये मेल का क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बाहरी जनन अंग है। ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या हो गया? हिंदी लिख देते हैं बाह्य जननांग। ठीक है ना। बाहरी जनन अंग है। ठीक है। बाह्य जननांग है, बाहरी जनन अंग है। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेशन में भाग लेता है। पेनिस का जो अगला जो फुला हुआ भाग है, टॉप का फुला भाग क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस कहलाता है। ग्लांस पेनिस को कवर करने वाला जो त्वचा होता है, इसको कवर करने वाला जो स्किन होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। ठीक है ना। प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। और इसका अगर सर्जिकल रिमूव कर दिया जाए तो लिख देते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सरकमसीजन। उम्मीद है कि दिखाई पड़ रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम एक बार फिर से यहां लिख देते हैं सरकमसीजन कहते हैं। ठीक है ना। अगर प्रीप्यूस को रिमूव कर दिया जाए, सर्जरी द्वारा हटा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सरकमसीजन कहते हैं। इतना समझ में आया? पेनिस को डील कर रहे हैं। यहां पर एक फिगर तुमको और बनाना होगा, पेज हम ऐड कर लेते हैं यहां से। ठीक है ना। पेनिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। पेनिस के अंदर क्या कुछ होता है, पेनिस के अंदर क्या कुछ होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक फिगर बना रहे हैं, एक फिगर बना देते हैं पहले। ठीक है ना। एक फिगर हम बना रहे हैं।
पेनिस का देखिए, पेनिस के अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि पेनिस के अंदर दो प्रकार का टिश्यू, दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है। पेनिस के अंदर दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है, दो प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस केवर्नोसम और कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस केवर्नोसम की संख्या 2 होती है और कॉर्पस स्पोंजियोसम की संख्या 1 होती है। ये जो इस साइड और इस साइड, ये जो रेड वाला उत्तक है ना, ये दोनों एक जैसा, हालांकि दो अलग अलग पीस है लेकिन दोनों एक जैसा उत्तक है, इसको कहते हैं कॉर्पस, इसको बोलते हैं कॉर्पस केवर्नोसम, केवर्नोसम कहते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉर्पस केवर्नोसम। और ये जो बीच वाला है ना, ये दो पीस नहीं समझिएगा इसको, ये एक ही पीस है जो ग्रीन कलर से है, इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। कॉर्पस केवर्नोसम की संख्या 2 होती है, कॉर्पस स्पोंजियोसम की संख्या 1 होती है। और यही कॉर्पस स्पोंजियोसम आगे आकर के फूल जाता है और बना लेता है ग्लांस पेनिस। क्या बना लिया? ग्लांस पेनिस। और इसी कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच से होकर गुजरता है ये वाली नली, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा ग्लांस पेनिस के टॉप पर एक छिद्र के रूप में ओपन होगा, इस छिद्र को कहते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस या यूरिथ्रल मीटस। तो ये जो फिगर है, ये क्या चीज का फिगर है? ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। देखिए, पेनिस के अंदर दो प्रकार का उत्तक, दो प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो उत्तक है वो है कॉर्पस केवर्नोसम और कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस केवर्नोसम की संख्या 2 है, एक इधर एक उधर, 2 है। और कॉर्पस स्पोंजियोसम का संख्या 1 होता है। कॉर्पस केवर्नोसम 2 पीस, कॉर्पस स्पोंजियोसम 1 पीस। कॉर्पस स्पोंजियोसम का ही अगला भाग फूलकर ग्लांस पेनिस बनाएगा और कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच से होकर के क्या गुजरता है? यूरिथ्रा गुजरता है। अब एक इमेज है हमारे पास, इस इमेज को देखिए। इसमें जो है ना, ये एक पेनिस है और इस पेनिस में हम देख रहे हैं कि ये 2 पीस कॉर्पस केवर्नोसम है, ठीक है ना। ये क्या है? कॉर्पस केवर्नोसम है। ये है कॉर्पस केवर्नोसम। ये एक पीस कॉर्पस केवर्नोसम, ये यहाँ पर कॉर्पोरा केवर्नोसा लिखा गया है, एक ही चीज है, ठीक है ना। जो अभी हम नाम लिखे, कॉर्पस केवर्नोसम बोलें या कॉर्पोरा केवर्नोसा बोलें, बात बराबर है। तो कॉर्पस केवर्नोसम 2 पीस हो गया और ये कॉर्पस स्पोंजियोसम 1 पीस हो गया। कॉर्पस का स्पेलिंग शायद यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, इसको हम ठीक कर देते हैं। कॉर्पस, ठीक है ना, कॉर्पस केवर्नोसम और कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस, कॉर्पस केवर्नोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है ना। तो अगर पेनिस को इस तरह से काट करके देखा जाए, अगर पेनिस को हम इस तरह से कट करके देखें, एक कट व्यू जरा सा देख लेते हैं। अगर कट करके इस तरह से हम लोग देखते हैं,
इस तरह से पेनिस को कट करके देखते हैं ना, तो हमको यहाँ पर क्या दिखेगा, हमको 2 पीस कॉर्पस कैवर्नोसम दिखेगा, ये वाला 2 पीस कॉर्पस कैवर्नोसम दिखेगा। एक पीस जो है ना, हमको यहाँ पर एक पीस दिखाई पड़ेगा कॉर्पस स्पोंजियोसम। एक पीस क्या दिखा, कॉर्पस स्पोंजियोसम। और इसी कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में गुजरा हुआ हमको क्या दिखेगा, ये हो गया यूरिथ्रा। ठीक है, ये दोनों कॉर्पस कैवर्नोसम, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम, और उसके बीच से क्या गुजरा है, यूरिथ्रा। इसी पेनिस को अगर हम इस तरह से कट करके देखें तो हमको इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 तरह का टिश्यू हमको देखने मिला, कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसी का अगला भाग ग्लांस पेनिस बनाया, और इसी कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच से क्या गुजरा, यूरिथ्रा गुजरा हुआ है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। सामान्य अवस्था में ये जो पेनिस है ये साइज में छोटा होता है, लचीला होता है, पतला होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एक्साइटेड स्टेज में ये जो 2 टिश्यू बताए, 2 उत्तक बताए, इसके दोनों उत्तक में ब्लड भर जाता है, जिसके कारण पेनिस साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें इरेक्शन यानी कि पेनिस सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा फूल भी जाता है, जिसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कॉपुलेशन ठीक से संपन्न हो सकता है। तो यहाँ हम लोग पेनिस वाले पार्ट को भी हम लोग देख लिए, ठीक है ना, हम लोग पेनिस वाले पार्ट को भी देख चुके हैं। इसके बाद हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। हमारा यहाँ पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट को डील कर लिए। 2 वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फर्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रक्चर हम लोग ठीक से समझे थे और टेस्टिस को डील किए थे, और अभी का ये जो क्लास हुआ इसमें हम लोग एपिडिडाइमिस से लेकर के हम लोग पेनिस तक हम लोग डील किए। ठीक है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पूरा हो जाता है कंप्लीट। और हम लोग अगले क्लास में जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा प्यूबर्टी स्टेज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम लोग अगले क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।